हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम आपके 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका एक टॉपिक है इनवर्स फंक्शन, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो बच्चों, जिसके अंदर हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लिए थे। तो बच्चों, आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने उसके कुछ और क्वेश्चंस को लेकर। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि ए कोई सेट है हमारे पास जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 और बी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 3 5 7 9 और सी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं 7 23 47 एंड 49 और फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि एफ ए से बी एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 और जी बी से सी जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो बच्चों, हमें इसमें क्या करना है, जी ओ एफ का इन्वर्स और एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स को फाइंड आउट करना है, पर इक्वल सिद्ध करना है और लेकिन क्रमित युग्मों के रूप में करना है। ये बच्चों किसको किस फॉर्म में करना है आपको, क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर। ये आपको ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म के रूप में सिद्ध करने। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों, जो जो प्रोसेस आपको बताई हुई है उन सबको याद रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हमें ये चेक करना होगा कि एफ ए से बी एक एकी आच्छादक है या नहीं। तो हम क्रमित युग्म बनाने के साथ ही इस चीज को देखेंगे। देखो, सबसे पहले देखो बच्चों, एफ ए से बी है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जब आप सेट ए से x की वैल्यू लोगे तब जो आपका आंसर आएगा वो किसके अंदर आएगा, b के अंदर आना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मतलब क्या हुआ कि जब आप a सेट के अंदर से x के डिफरेंट वैल्यूज को लोगे तब जो आंसर आएगा वो किसके अंदर आना चाहिए, b के अंदर। तो देखो, a के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। हमें इन चारों वैल्यूज के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बतानी है। तो देखो, f1 यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो बच्चों देखो, 3 b के अंदर आ रहा है ना। इसी प्रकार जब आप x की वैल्यू 2 लोगे तो f2 क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 इक्वल 5। सेकेंड एलिमेंट आप देख सकते हो। और x इक्वल टू 3, तो f3 आपका आएगा 2 इंटू 3 प्लस 1, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7। फिर जब आप x इक्वल टू 4 लोगे तो f4 आएगा 2 इंटू 4 प्लस 1, 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 9। आप चेक कर सकते हो ये सारे के सारे एलिमेंट b के ही हैं। तो क्रमित युग्मों के रूप में इसको लिखने का क्या मेथड होगा, f इक्वल टू, देखो जब 1 लिया तो कितना आया 3, तो ये आएगा 1,3, फिर 2,5, फिर 3,7 एंड 4,9। यहीं से हम f इनवर्स और ये सारी प्रोसेस फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से समझिए इसको। देखो कि जब 1 लिया 3 आया, 2 लिया 5, 3 लिया 7, 4 लिया 9। कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि जब आप यहाँ वैल्यूज जो ले रहे हो, जब वैल्यू अलग अलग हैं तो आंसर भी क्या ही है, अलग अलग ही आए होंगे। ये जो 3 है और किसी में नहीं आ रहा, 5 दोबारा नहीं आ रहा, यानी आंसर रिपीटेशन हो ही नहीं रहा है अलग अलग वैल्यूज के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो f है वो एक ही है, अर्थात 1 1 फंक्शन है। इतनी बात समझ आई। इसके बाद हमें ये देखना है कि भाई आच्छादक है या नहीं। तो मैंने आपको जो आच्छादक की डेफिनेशन बताई थी, भाई या तो प्रत्येक रिवर्स देख लो, भाई प्रत्येक जो प्रतिबिंब इमेज है उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए x की, या आप ये देख लो कि जो आपका रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है या नहीं। तो कोडोमेन है आपका B, अर्थात 3 5 7 9, और जो आपकी रेंज है वो क्या, ये 3 5 7 9,
तो रेंज का जो मैं सेट बनाऊंगा वो बी के इक्वल है या नहीं है। अर्थ क्या हुआ, आच्छादक भी है। तो हम लिखेंगे चूंकि f एकेकी आच्छादक है, अर्थात 1/(1/2) फंक्शन है। इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो f इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, अर्थात विद्यमान है। f इनवर्स अगर आपका एग्जिस्ट करता है तो इस फॉर्मेशन में आप क्या करोगे, आप लिखोगे f इनवर्स। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब आप इनवर्स करते हो तो जो x y है वो किस में चेंज हो जाता है, y x में। याद रखना बच्चों, यदि f इक्वल टू एक्स वाई है तो जो f इनवर्स वैल्यू देगा वो क्या देगा आपको, वाई एक्स। यानी दोनों वैल्यूज को आपको आपस में चेंज ही करना है, आपका f इनवर्स आ जाएगा। तो f इनवर्स जब हम यहाँ से बनाएंगे तो देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 1 5 2 7 3 9 4। इतनी बात समझ आई। हमने अभी तक क्या किया है बच्चों कि सबसे पहले हमारा जो फलन है वो पूरा क्रमित युग्मों के रूप में बनाया, फिर ये देखा कि वो एकेकी आच्छादक है या नहीं, और एकेकी आच्छादक है अर्थात f इनवर्स विद्यमान है। तो f इनवर्स ज्ञात करने के लिए क्रमित युग्मों को उलट दिया, अर्थात x y को y x के फॉर्म में हमने लिख दिया। इतनी बात समझ आ गई होगी। इसी प्रकार अब हम आएंगे g पर। तो g x b to c, अर्थात आप b से वैल्यू लोगे और आंसर किसके अंदर आना चाहिए, हमारा c के अंदर। तो चलो देखते हैं ये आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले आप लोगे x इक्वल टू 3, तो g 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 स्क्वायर माइनस 2, 9 माइनस 2 होगा 7। देख सकते हो आप 7 आ रहा है। फिर x इक्वल 5 लिया तो g 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा 23। इसके बाद आप लोगे x की वैल्यू 7, तो g 7 आ जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 2, 49 माइनस 2 हो जाएगा 47, और लास्ट x इक्वल टू 9, g 9 की वैल्यू आ जाएगी 9 स्क्वायर माइनस 2, 81 माइनस 2 हो जाएगा 79। तो आप देख सकते हो 7, 23, 47, 79 सारी वैल्यू यही है। कंपेयर करोगे जैसे f देखा वैसे ही अलग अलग वैल्यू है, एक एक की भी और आच्छादक भी है। g एक एक की आच्छादक है, और यदि g एक एक की आच्छादक है तो g इनवर्स विद्यमान है। और यदि g इनवर्स विद्यमान है तो हम क्या लिख सकते हैं, पहले g बनाएंगे बच्चों। तो g क्या बनेगा, 3 के कोरस्पॉन्डिंग 7, 5 के लिए 23, 7 के लिए 47 और 9 के लिए 79। तो जो g इनवर्स आप जानते हो क्या होगा, रिवर्स कर दो, 7 3 23, 5 47, 7 79, 9। बस समझ आई। अब हमें क्या करना है, 2-3 बातें जो आपको अब थोड़ा ध्यान से समझनी है। जो बच्चों मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि हमें जो वैल्यू यहाँ पे बनानी है उन सब के लिए क्रमित युग्मों के रूप में ही चलना है, ठीक है। क्योंकि इन वैल्यूज को अभी तक आपने संयुक्त फलन बनाया है, लेकिन सीधा यहाँ से बनाया है। लेकिन अब हमें क्या करना है, क्रमित युग्मों से संयुक्त फलन बनाना है, नंबर 1, और उनका इन्वर्स वगैरह सब। तो ये थोड़ा ध्यान से समझोगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम है GOF। तो अब जितनी प्रोसेस आपको मेरी बताई हुई है भी इतना तो आप समझ गए होंगे कि भी GOF जो है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। आपको जो प्रोसेस बताई थी एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आप देखो F है A से B और G है B से C।
इक्वल होने का मतलब ये हो जाएगा कि जो f का रेंज है वो g के डोमेन का या तो सबसेट होगा या इक्वल होगा। और वैसे आप देख सकते हो इक्वल है तो ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सारी बातें यहाँ हमें यहाँ समझ आ जाती है पहले कि हमने क्या किया, जो g का रेंज f का जो रेंज देखो 3579 और g का डोमेन 3579 इक्वल दिखाई दे रहा है आपको। तो GF अगर एग्जिस्ट करता है तो हम सीधा GF निकालेंगे। तो GF के लिए f देखो आप, तो GF कहाँ से कहाँ होगा, A से C, अर्थात जो वैल्यू लेंगे वो A से लेंगे, आंसर C में आएगा। तो पहले f और g को मैं लिख लेता हूँ। f दोबारा लिखते हैं एक बार। f क्या है 132537 एंड 49। G 37523 747 एंड 979। तो जो GOF A से C होने का अर्थ हो जाएगा, बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो B कॉमन है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ, यही मतलब वो ना एक तरीके से समझे। तो ये जो दोनों में कॉमन आ रहा है B वो रिमूव कर दो, फिर बचा हुआ लिख दो A से C। तो ये 1 2 3 अगर 3 तो 7, तो ये 1 की 3 इमेज है, 3 की 7 है, तो 1 की इमेज क्या हो जाएगी, डायरेक्टली 7 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। आई वैसे नहीं, मतलब इमेज की इमेज ले रहे हैं एक तरीके से आप, A से B है और B की इमेज C है, यानी A की इमेज B और B की इमेज C। तो क्या हुआ, A की इमेज जो है B और B की इमेज जो है C, तो इमेज की इमेज लेनी है। तो 2 की इमेज 5 और 5 की 23, तो यहाँ पे आ जाएगा 223, और 3 की 7 और 7 की 47, तो यहाँ पे आ जाएगा 47, और 4 की आ जाएगी 79। इतनी बात आई समझ में। अब इसे हमें क्या करना है, इन्वर्स। तो आप देख सकते हो G एक ही साधक है, F भी एक ही साधक है, तो G ऑफ B क्या होगा, एक क्या साधक। तो देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 7 1 23 2 47 3 और 79 4। इतनी बात समझ आ गई। अब बच्चों हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन को FO इनवर्स O G इनवर्स में और बदलना है। तो आंसर मैं बता देता हूँ, फाइंड आउट इस प्रोसेस से आप करोगे, क्योंकि आंसर क्या होगा वो आप जानते हो। हमने एक थ्योरम सिद्ध की थी कि GOF का जो होल इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, F इनवर्स O G इनवर्स के। किसके इक्वल होता है, F इनवर्स O G इनवर्स के। तो यहाँ से ये दोनों वैल्यू सेम ही आनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई बच्चों, एक बार ध्यान से देखो इसको।